हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सुमित और आप देख रहे हैं परफेक्ट एक्शन अकाउंटिंग सॉल्यूशंस। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट का एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। इससे पहले दोस्तों हम लोगों ने पिछली वीडियोस में सीखा कि बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट आखिर होता क्या है, इसे क्यों बनाना जरूरी है, किस तरह से ये बनाया जाता है, इसके पीछे के पूरे कंसेप्ट को हम लोगों ने अच्छे से समझा है। दोस्तों मैं बार बार कहता हूँ कि जब भी आप अकाउंट्स का कोई भी चैप्टर पढ़े तो पहले उस चैप्टर का पूरा कंसेप्ट अच्छे से समझें, क्योंकि अगर आपको कंसेप्ट अच्छे से क्लियर रहेगा तो आप उस चैप्टर को आसानी से क्लियर कर पाएंगे। इसलिए दोस्तों अगर आप लोगों ने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ उस वीडियो को आप देख लीजिए, जिससे आपको बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट का कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो सके। और साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे इस वीडियो से कुछ सीखते हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको लेटेस्ट इंपॉर्टेंट वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस मिलती रहेंगी। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले अगर हम बात करें कि बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट में आपको किस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दिए जाएंगे, दोस्तों सबसे पहला जो कंडीशन होगा वो होगा व्हेन बैलेंस एज पर कैश बुक इज गिवन। ठीक है, आपको कैश बुक का बैलेंस दिया हुआ रहेगा। ठीक है, साथ ही कुछ एडजस्टमेंट, कुछ कंडीशंस दिए रहेंगे, उससे फॉलो करते हुए आपको बैलेंस एज पर पासबुक निकालना होगा। ठीक है, बैलेंस एज पर कैश बुक दिया रहेगा और उस कंडीशन और एडजस्टमेंट्स को फॉलो करते हुए आपको बैलेंस एज पर पासबुक निकालना होगा। क्लियर दोस्तों? इसके भी दोस्तों दो कंडीशंस हैं। पहला कंडीशन तो ये है कि डेबिट बैलेंस दिया गया रहेगा। डेबिट बैलेंस मतलब फेवरेबल बैलेंस। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि जो हमारा बैंक है, जो हमारा कैश है, वो बिजनेस के लिए क्या है दोस्तों? एसेट है। ठीक है, और एसेट का बैलेंस हमेशा क्या होता है? डेबिट होता है। ठीक है, तो डेबिट बैलेंस अगर आपको दिया गया रहेगा कैश बुक का, तब आप क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करेंगे। उसके साथ साथ दोस्तों क्रेडिट बैलेंस यानी कि अनफेवरेबल बैलेंस। क्रेडिट बैलेंस मतलब अगर बैंक आपका निगेटिव में है यानी कि ओवरड्राफ्ट है अगर, तब आप किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। उसी के साथ साथ दोस्तों दूसरा कंडीशन है व्हेन बैलेंस एज पर पासबुक इज गिवन। ठीक है, आपको पासबुक का बैलेंस दिया रहेगा यानी कि बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस आपको दिया गया रहेगा। साथ ही कुछ कंडीशंस, कुछ एडजस्टमेंट्स आपको दिए रहेंगे, उसे फॉलो करते हुए आपको बैलेंस एज पर कैश बुक निकालना होगा। क्लियर दोस्तों? इसमें भी दोस्तों दो कंडीशंस हैं। पहला तो है दोस्तों क्रेडिट बैलेंस। ठीक है दोस्तों, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो बैंक का बैलेंस होता है वो बिजनेस के लिए तो डेबिट बैलेंस होता है, क्योंकि बिजनेस के लिए वो क्या है? एसेट है। लेकिन दोस्तों बैंक के लिए क्या है? वो बैंक के लिए वो लायबिलिटी है, इसलिए उसका बैलेंस हमेशा क्या होगा? क्रेडिट होगा। जब भी आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा बैलेंस एज पर पासबुक, तो जो बैंक का फेवरेबल बैलेंस होगा वो क्या होगा दोस्तों? क्रेडिट बैलेंस होगा। क्लियर है? ठीक है, तो क्रेडिट बैलेंस अगर आपको दिया रहेगा तब आप क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। उसके साथ साथ दोस्तों दूसरा कंडीशन है डेबिट बैलेंस, जिसे कि हम अनफेवरेबल बैलेंस भी बोल सकते हैं। ठीक है, यानी कि अगर ओवरड्राफ्ट का कंडीशन है तब आप क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करेंगे। क्लियर है दोस्तों? तो ये चार कंडीशंस हैं जिसके अनुसार आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दिया जा सकता है। ठीक है, इन चारों कंडीशंस को हम लोग बारी बारी से समझेंगे। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम लोग पहले कंडीशन को समझेंगे कि व्हेन बैलेंस एज पर कैश बुक इज गिवन एंड द बैलेंस इज डेबिट बैलेंस, है ना। व्हेन डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक इज गिवन, है ना, जब भी आपको कैश बुक का डेबिट बैलेंस दिया रहेगा तब आप क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करेंगे। दोस्तों बीआरएस के क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आइए उसका फॉर्मेट देख लेते हैं। दोस्तों बीआरएस की फॉर्मेट की अगर हम बात करें तो बहुत ही सिंपल सा फॉर्मेट है। सबसे पहले आपको ऊपर में लिखना है बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन, जिस डेट को आप बना रहे हैं वो डेट आपको यहाँ पे लिखना है। उसके बाद दोस्तों एक पर्टिकुलर का कॉलम बनाना है और दो अमाउंट का कॉलम बनाना है। आप अपनी जरूरत के हिसाब से इस फॉर्मेट में बदलाव भी कर सकते हैं। उसके साथ साथ दोस्तों बीआरएस जो है ये कोई अकाउंट नहीं है, इसमें डेबिट और क्रेडिट नहीं होता है। क्लियर दोस्तों? ये क्या है दोस्तों? सिर्फ एक स्टेटमेंट है और ये इसलिए बनाया जाता है ताकि पता चल सके कि आपके कैश बुक और आपके पासबुक के बीच में जो डिफरेंस है वो क्यों है। क्लियर दोस्तों? तो आइए इसे एक क्वेश्चन की मदद से और अच्छे से समझते हैं। दोस्तों क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा है। क्वेश्चन है फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर अ बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन 31 मार्च 2020। ठीक है, कुछ इन्फॉर्मेशंस दिए गए हैं, उन इन्फॉर्मेशंस की मदद से आपको बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाने हैं। किस डेट को बनाने हैं दोस्तों? 31 मार्च 2020 को, तो वो डेट आप यहाँ पे लिख लेंगे। क्लियर है? क्वेश्चन में आगे कर रहे हैं दोस्तों बैलेंस एज पर कैश बुक ₹5000। आपको कैश बुक का बैलेंस दिया गया है और ये बैलेंस है डेबिट बैलेंस। क्लियर है दोस्तों? डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक आपको दिया गया है, तो आप क्या निकालेंगे दोस्तों? तो आपको निकालना होगा बैलेंस एज पर पासबुक। जब आपको बैलेंस एज पर कैश बुक दिया गया रहेगा तो आप निकालेंगे बैलेंस एज पर पासबुक, और जब आपको बैलेंस एज पर पासबुक दिया रहेगा तब आप क्या निकालेंगे दोस्तों? बैलेंस एज पर कैश बुक। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में क्या है दोस्तों कि बैलेंस एज पर कैश बुक आपको दिया गया है। क्लियर? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे इस फॉर्मेट में? सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। ठीक है, कितना अमाउंट है दोस्तों? 5000, तो ये 5000 यहाँ पे आ जाएगा।
क्लियर है। एक चीज दोस्तों ध्यान रखिएगा कि अगर डेबिट बैलेंस है तो आप यहाँ पे लिखेंगे डेबिट बैलेंस, और अगर क्रेडिट है तो यहाँ पे आप लिखेंगे क्रेडिट बैलेंस। ठीक है, चलिए आगे दोस्तों क्वेश्चन में कह रहा है कि द फॉलोइंग चेक वेयर इशूड बट नॉट एट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। आपने कुछ चेक इशू किया है लेकिन वो चेक बैंक में प्रेजेंट नहीं हुआ है पेमेंट के लिए, यानी कि वो चेक क्लियर नहीं हुआ है। आइए देखते हैं कौन कौन सा चेक है। सबसे पहले दोस्तों चेक इन फेवर ऑफ मिस्टर राम फॉर ₹300। आपने मिस्टर राम को 300 रुपये का चेक इशू किया है, किस डेट को, 29 मार्च 2020 को। ठीक है, लेकिन वो चेक जो है अभी तक क्लियर नहीं हुआ है, तो इसका ट्रीटमेंट हम BRS में कैसे करेंगे। आइए दोस्तों इसे एक एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। दोस्तों मान लेते हैं कि ये आपका कैश बुक है और ये आपका पासबुक है। ठीक है, कैश बुक में आपका ओपनिंग बैलेंस 1000 रुपीज़ है। ठीक है, 1000 रुपीज़ आपके पास कैश बुक में ओपनिंग बैलेंस है, और साथ ही साथ दोस्तों पासबुक में भी ओपनिंग बैलेंस आपका कितना है, 1000 रुपीज़। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे माना है। ठीक है, आपने क्या किया दोस्तों, 300 रुपये का चेक इशू किया। चेक इशू जैसे ही करेंगे आप अपने कैश बुक में एंट्री कर लेंगे। इसे दोस्तों आप बैंक का कॉलम मान लें। ठीक है, यहाँ पे हमने एक ही कॉलम बनाया है। ठीक है, इसे आप बैंक का कॉलम मान लेंगे। ठीक है, 300 का चेक आपने मिस्टर राम को इशू किया, तो इशू करेंगे तो क्या करेंगे दोस्तों, पेमेंट साइड में एंट्री करेंगे। यहाँ पे आप राम को कितना रुपए का चेक दे रहे हैं, 300 रुपया का। क्लियर है, ये आपने 300 रुपये का चेक दे दिया। तो चेक इशू करते समय आपने क्या किया दोस्तों कि अपने कैश बुक में एंट्री कर लिया। लेकिन दोस्तों ये जो 300 रुपये का चेक था, ये चेक एक्चुअली में क्लियर हुआ नहीं। ठीक है, तो जब तक चेक क्लियर नहीं होगा तब तक आपके पासबुक में ये दिखेगा नहीं दिखेगा। जब तक कि ये चेक क्लियर नहीं हो जाता है, भज नहीं जाता है, तब तक आपके पासबुक में नहीं दिखेगा। और क्वेश्चन में कह रहा है कि आपने जो चेक इशू किया था वो क्लियर नहीं हुआ, यानी कि आपके पासबुक में वो नहीं दिखेगा। अब दोस्तों अगर हम बैलेंसिंग करें, ठीक है, अगर आप कैश बुक का बैलेंसिंग करें तो कैश बुक का कितना बैलेंस बचेगा, कैश बुक का बैलेंस बचेगा 700 रुपया। ठीक है ना, एज पर कैश बुक कितना बैलेंस है आपके पास, 700 रुपया। लेकिन आपके पासबुक में कितना बैलेंस है दोस्तों, पासबुक में है 1000 रुपया। यही तो डिफरेंस है। ठीक है, तो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि आपको बैलेंस एज पर कैश बुक दिया गया है। ठीक है, बैलेंस एज पर कैश बुक। ठीक है, तो आप जो भी चेंजेस करेंगे वो कैश बुक में करेंगे, आप पासबुक में कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम इस कैश बुक में 300 रुपया ऐड कर दें, अगर इस कैश बुक के बैलेंस में हम 300 रुपया ऐड कर दें तो ये पासबुक के बैलेंस से मैच कर जाएगा ना, है ना। तो क्या करेंगे दोस्तों कि जो चेक क्लियर नहीं हुआ है 300 रुपया का, उस अमाउंट को हम क्या करेंगे, इस बैंक रिकॉन्सिलिएशन में इस अमाउंट में ऐड कर लेंगे। क्लियर है, यहाँ पे लिखेंगे हम ऐड चेक इशूड बट नॉट एट क्लियर या फिर प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। ठीक है, नॉट एट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। ठीक है, कितना अमाउंट है दोस्तों, 300। तो ये 300 हमने यहाँ पे लिख दिया। क्लियर है। क्वेश्चन में दोस्तों आगे कर रहा है कि चेक इन फेवर ऑफ रहीम डेटेड 31 मार्च 2020 फॉर ₹750। 750 रुपये का चेक आपने मिस्टर रहीम के नाम पे इशू किया था, वो भी क्लियर नहीं हुआ। तो इसका भी सेम ट्रीटमेंट होगा दोस्तों। आपने क्या किया कि कैश बुक में से 750 रुपया लेस कर दिया, लेकिन एक्चुअली में वो लेस हुआ नहीं है, वो अभी तक चेक क्लियर हुआ नहीं है, पासबुक से वो घटा नहीं है। तो आप क्या करेंगे, वापस से उसे ऐड कर देंगे। ठीक है, फिर से यही सेम सेंटेंस लिखेंगे हम। ठीक है, अमाउंट कितना हो जाएगा यहाँ पे, 750 रुपया। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट है दोस्तों, टू चेक वर्थ ₹1,750 वी आर पेड इनटू बैंक। ठीक है, बट क्लियर्ड एंड क्रेडिटेड ऑन 5 अप्रैल 2020। ठीक है, दो चेक आपने रिसीव किया, दोनों चेक को आपने अपने बैंक अकाउंट में डिपॉजिट कर दिया, लेकिन दोनों चेक जो है कब क्लियर हो रहा है, 5 अप्रैल को क्लियर हो रहा है। यानी कि जिस डेट को आप BRS बना रहे हैं उस डेट के बाद वो क्लियर हो रहा है। ठीक है, तो जब आपने चेक रिसीव किया तो आपने क्या एंट्री किया दोस्तों, आपने अपने कैश बुक में रिसिप्ट साइड में एंट्री कर लिया कि भाई हम 1000 का चेक रिसीव किए हैं और 750 रुपया का चेक रिसीव किए हैं। ठीक है, यानी कि आपका जो कैश बुक है इन दोनों अमाउंट से बढ़ गया, कैश बुक आपका इन दोनों अमाउंट से बढ़ गया, लेकिन आपके पासबुक में ये दोनों चेक जो है क्लियर हुआ ही नहीं है। यानी कि आपका जो कैश बुक है वो 1000 और 750 रुपया से बढ़ा हुआ है और पासबुक जो है 1000 और 750 रुपया से घटा हुआ है। तो आप क्या करेंगे दोस्तों, इसमें तो कुछ चेंज नहीं कर सकते हैं। आप जब भी करेंगे कैश बुक में करेंगे, है ना। तो क्या करेंगे, 1000 और 750 रुपये को क्या करेंगे, ऐड करेंगे कि लेस करेंगे,
यहाँ पे क्या हो रहा है दोस्तों, कैश बुक में आपका अमाउंट 1750 से बढ़ा हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या करना होगा दोस्तों, इन दोनों अमाउंट को लेस कर देना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लेस चेक डिपॉजिटेड बट नॉट इट क्लियर्ड, ठीक है। कितना अमाउंट है दोस्तों, 1750। समझ में आया दोस्तों, ये चीज़ समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से आप लोग को। यहाँ पे क्या हो रहा है दोस्तों कि 750 और 1000 का चेक आपने रिसीव किया, रिसीव करते ही आपने अपने कैश बुक में एंट्री कर लिया कि भाई हम इतना रुपया रिसीव कर लिए हैं, आपका कैश बुक इतने रुपया से बढ़ गया। लेकिन एक्चुअली में पासबुक में उतना रुपया नहीं बढ़ा, क्योंकि ये दोनों चेक 31 मार्च तक क्लियर ही नहीं हुआ है ना। तो ये दोनों अमाउंट बढ़ा हुआ था, तो इसे हमने क्या किया दोस्तों, यहाँ पे लेस कर दिया। क्लियर है। चलिए आगे दोस्तों क्वेश्चन में कह रहा है द बैंक हैज एज पर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन paid insurance premium for ₹300 on 28th March 2020, but the bank intimation was received on 5th April 2020। ठीक है, आपने बैंक को इंटीमेशन दिया था, इंस्ट्रक्शन दिया था कि इंश्योरेंस प्रीमियम का जो पेमेंट है 28 मार्च तक आप कर दीजिएगा, ठीक है। तो आपका जो बैंक है वो 28 मार्च को 300 रुपया इंश्योरेंस प्रीमियम पेमेंट कर दिया, लेकिन आपको इन्फॉर्मेशन 28 मार्च को नहीं मिला। आपको इन्फॉर्मेशन कब मिला, 5 अप्रैल को, ठीक है। तो आपको इन्फॉर्मेशन नहीं मिला तो आपने अपने कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया, ठीक है। आपको इन्फॉर्मेशन नहीं मिला तो आपने उसे कैश बुक में नहीं दिखाया, ठीक है। तो आपका बैलेंस 1000 का 1000 ही है। लेकिन एक्चुअली में क्या हुआ दोस्तों कि ये जो 300 रुपया है इंश्योरेंस प्रीमियम का, ये बैंक से पेमेंट हो गया, बैंक से कट गया, यानी कि 300 रुपया यहाँ पे क्या हुआ दोस्तों, बैंक से कट गया। तो बैलेंस कितना बचेगा, 700 रुपया, ठीक है। 1000 रुपया आपके पास ओपनिंग बैलेंस था, 300 रुपया का इंश्योरेंस इसने पेमेंट कर दिया, तो बैलेंस कितना बचा, 700 रुपया। लेकिन आपके कैश बुक में बैलेंस कितना है, 1000 रुपया, क्योंकि आपको पता ही नहीं था, आपने इसका एंट्री अपने कैश बुक में किया ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है दोस्तों कि आपका कैश बुक बढ़ा हुआ है, कितने रुपये से बढ़ा हुआ है, 300 रुपये से बढ़ा हुआ है, ठीक है। तो क्या करेंगे दोस्तों, आप अपने कैश बुक को 300 रुपया से लेस कर देंगे, ठीक है। तो हम अपने स्टेटमेंट में क्या लिखेंगे, लेस इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय बैंक, कितना रुपया, 300 रुपया। क्लियर दोस्तों, ये यहाँ पे डबल एंट्री था। चलिए, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय बैंक 300 रुपया, यहाँ पे आप क्या किए दोस्तों, लेस कर दिए। क्लियर है। इसे लेस करने से क्या होगा दोस्तों, आपका जो कैश बुक का बैलेंस है वो 300 रुपया से कम जाएगा। यहाँ पे आपका कैश बुक का बैलेंस 300 रुपया से कम जाएगा। तो जब इसे हम कम करेंगे तो यहाँ भी 700 रुपया हो जाएगा, यहाँ भी 700 रुपया हो जाएगा, दोनों मैच कर जाएगा। क्लियर है दोस्तों। क्वेश्चन में आगे है अमाउंट डायरेक्टली डिपॉजिटेड इनटू बैंक बाय अ कस्टमर ₹3500। आपके कस्टमर ने डायरेक्ट आपके बैंक अकाउंट में 3500 रुपया डिपॉजिट कर दिया, ठीक है। क्या किया दोस्तों, 3500 रुपया डायरेक्ट आपके अकाउंट में डिपॉजिट कर दिया। डिपॉजिट करने से क्या हुआ, आपका बैलेंस बढ़ गया। बैलेंस कितना हो गया यहाँ पे, 4500, ठीक है। लेकिन आपने अपने कैश बुक में एंट्री नहीं किया। क्यों नहीं किया दोस्तों, क्योंकि आपको पता ही नहीं चला कि भाई मेरे अकाउंट में पैसा डिपॉजिट किया गया है, तो आपने अपने कैश बुक में एंट्री नहीं किया। तो कैश बुक में एंट्री नहीं किया तो इससे क्या हुआ दोस्तों, आपका जो कैश बुक का बैलेंस है वो कम है, ठीक है। आपका कैश बुक का बैलेंस कितना है, 1000 बैलेंस है, जबकि आपके पासबुक में कितना बैलेंस हो जा रहा है, 4500, यानी कि आपके कैश बुक में बैलेंस कम है। तो इसे बढ़ाना होगा, तो हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे ऐड करेंगे, ठीक है। क्या लिखेंगे दोस्तों, अमाउंट डायरेक्ट डिपॉजिटेड बाय कस्टमर, कितना रुपया है, अमाउंट है 3500, ठीक है। इस अमाउंट को हमने यहाँ पे ऐड किया। क्योंकि ऐड किया दोस्तों, एक और समझ लीजिए, आपके एक कस्टमर ने डायरेक्ट आपके बैंक अकाउंट में पैसा डिपॉजिट कर दिया, आपको पता नहीं चला। डिपॉजिट करने से क्या हुआ, आपके पास पासबुक का जो बैलेंस है वो बढ़ गया, लेकिन आपने कैश बुक में एंट्री नहीं किया, तो कैश बुक का अमाउंट जो है, बैलेंस जो है वो घटा हुआ ही है। तो इसे बढ़ाने के लिए हम क्या करेंगे दोस्तों, उस अमाउंट को ऐड कर देंगे। क्लियर है। चलिए, क्वेश्चन में आगे है दोस्तों, बैंक चार्ज ₹50 एज बैंक कमीशन ऑन 30 मार्च 2020, ठीक है। 30 मार्च 2020 को बैंक ने क्या किया दोस्तों, बैंक चार्ज काट लिया है, कितना रुपया, 50 रुपया एज अ बैंक कमीशन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है दोस्तों कि 50 रुपया काट लिया, बैंक ने 50 रुपया काट लिया, डेबिट कर दिया, ठीक है। इससे क्या हुआ दोस्तों, आपका जो बैंक का बैलेंस था वो घट गया। 50 रुपये से क्या हुआ दोस्तों, घट गया। लेकिन आपने अपने कैश बुक में उसका एंट्री नहीं किया, तो आपका जो कैश बुक है वो 50 रुपया से बढ़ा हुआ है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे 50 रुपया बैंक चार्ज काटने से क्या हुआ, आपका जो बैंक का बैलेंस है वो घट गया, ठीक है। लेकिन कैश बुक में जो बैलेंस है वो बढ़ा हुआ ही है, क्योंकि आपने इस 50 रुपया का एंट्री अपने कैश बुक में नहीं किया है। तो आप क्या करेंगे दोस्तों, अपने कैश बुक को
घटाएंगे 50 रुपया से, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे लेस बैंक कमीशन चार्ज्ड बाय बैंक, कितना रुपया, 50 रुपया, ठीक है। चलिए ये हो गया। उसके बाद दोस्तों लास्ट है ₹10,000 हैव बीन रॉन्गली क्रेडिटेड इन पासबुक, ठीक है। 10,000 रुपया गलती से पासबुक में क्रेडिट हो गया है। क्या हुआ है दोस्तों, 10,000 रुपया गलती से पासबुक में क्रेडिट हो गया, मतलब आपका पासबुक का बैलेंस 10,000 से बढ़ गया, क्रेडिट हुआ यानी कि आपका जो पासबुक का बैलेंस है वो 10,000 रुपया से बढ़ गया, ठीक है। लेकिन कैश बुक में आपने इसका एंट्री नहीं किया क्योंकि आपको मालूम नहीं था। आपने जब बैंक स्टेटमेंट लाया तब आपको पता चला कि मेरा जो है पासबुक 10,000 रुपया से बढ़ा हुआ है, ठीक है। तो आपका जो कैश बुक है 31 मार्च तक क्या होगा दोस्तों, 10,000 रुपया से घटा हुआ है, जबकि पासबुक 10,000 रुपया से बढ़ा हुआ है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, अपने कैश बुक को भी 10,000 से बढ़ा लेंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, ऐड रॉन्ग क्रेडिट मेड इन द पासबुक, कितना अमाउंट हो जाएगा दोस्तों, 10,000, ठीक है। क्लियर है, यहाँ तक हम लोगों ने कर लिया। तो क्वेश्चन में जितने भी इंस्ट्रक्शंस दिए गए थे उन सारे इंस्ट्रक्शंस को हमने यहाँ पे फॉलो कर लिया, ठीक है। उसके बाद दोस्तों क्या करेंगे, ऐड वाले को हम ऐड करेंगे और साथ ही लेस वाले को भी ऐड करेंगे, ठीक है। तो अगर हम ऐड वाले को ऐड करें तो कितने अमाउंट आ जाएगा, ये हो जाएगा दोस्तों 14,550, ठीक है। तो अब हम 14,550 को क्या करेंगे, इस 5,000 में ऐड कर देंगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा ऐड करने के बाद दोस्तों, ये हो जाएगा 19,550, क्लियर है। ऐड वाले को हमने ऐड करके यहाँ पे लिखा और फिर इन दोनों को ऐड करके यहाँ पे फाइनल अमाउंट ले आया। उसके बाद क्या करेंगे दोस्तों, लेस वाले को ऐड करेंगे। लेस वाले को जब हम ऐड करेंगे तो अमाउंट आएगा 2,100, ठीक है। 2,100 लेस करना है आपको। तो आप क्या करेंगे दोस्तों, इस अमाउंट में से 2,100 घटा देंगे। तो इसे घटाने के बाद अमाउंट आ जाएगा यहाँ पे 17,450, क्लियर है। क्या किया दोस्तों हम लोगों ने, जो हमारा कैश बुक का बैलेंस था उसमें ऐड वाले को ऐड कर दिया और लेस वाले को लेस कर दिया। उसके बाद अमाउंट कितना है दोस्तों, 17,450। ये जो 17,450 है यही है बैलेंस एज पर पासबुक, ठीक है। हम कहाँ से शुरू हुए थे, बैलेंस एज पर कैश बुक से शुरू हुए थे। खत्म कहाँ हुआ दोस्तों, तो बैलेंस एज पर पासबुक पर जाकर के ये खत्म हो गया। तो इस तरह से आप बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाएंगे, ठीक है दोस्तों। अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है कि किस अमाउंट को हम ऐड करें, किस अमाउंट को हम लेस करें, तो इसका सबसे आसान तरीका है दोस्तों कि आप एक छोटा सा एग्जाम्पल बना लें कहीं रफ में अलग से, ठीक है। और उसके बाद देखें कि कहाँ पे बढ़ रहा है, कहाँ पे घट रहा है, कहाँ पे ऐड करने पे बराबर हो जाएगा, कहाँ पे लेस करेंगे तो इक्वल हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से जब आप करेंगे तो आपका कंसेप्ट और अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है। आप जब खुद से प्रैक्टिस करेंगे इस तरह से छोटा छोटा प्रैक्टिकल क्वेश्चन को लेकर के, छोटा छोटा एग्जाम्पल को लेकर के जब आप खुद से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपका कंसेप्ट और अच्छे से क्लियर होगा और आप में और कॉन्फिडेंस आएगा। इसलिए दोस्तों मैं सजेस्ट करूंगा कि जब भी आप बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाएं, ठीक है, तो क्वेश्चन को बनाते समय रफ में एक अलग से कैश बुक और एक अलग से पासबुक बना लें और उसमें ही प्लस माइनस कर करके देखें कि आखिर क्या इफेक्ट पड़ रहा है। जो इफेक्ट यहाँ पे पड़ेगा सेम इफेक्ट आपका यहाँ भी पड़ेगा, क्लियर दोस्तों। तो इस तरह से आप बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट को सॉल्व करेंगे, क्लियर है दोस्तों। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे कि अगर पासबुक का बैलेंस दिया हो तब आप बीआरएस कैसे बनाएंगे। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही नए वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वंदे मातरम।